अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। इशारे मिल रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को आखिर ये एहसास हो गया है कि गंदम और चीनी का बहरान उनकी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है, क्योंकि खुद हुकूमती अरकान की तरफ से ये कहा गया है कि माफिया सरगर्म है और ये माफिया कहीं और नहीं हुकूमत के अंदर मौजूद है, जो मौजूदा हुकूमत से भी फ़ायदा उठा रही है। महंगाई की वजह से हुकूमत को शदीद अवामी तनकीद का सामना है। पार्टी रहनुमा दिफा नहीं कर पा रहे। 17 महीने की हुकूमत के बाद गुज़िश्ता हुकूमतों पर जिम्मेदारी नहीं डाल पा रहे, इसलिए ये सूरत हाल हुकूमत के लिए कोई स्कैंडल खड़ा कर सकती है। इसलिए अब हुकूमत एक्शन लेती दिखाई दे रही है। हुकूमती एक्शन पर तफसील से बात करेंगे, आपके सामने क्या कुछ हो रहा है वो रखेंगे, मगर वज़ीर आज़म की एक अहम मुलाकात की बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा काबीना से निकाले गए अरकान असेंबली आतिफ खान और शहराम खान तराकई से मुलाकात हुई है, और वो दोनों वज़रा जिनके निकाले जाने के बाद ये सवाल पैदा हुआ कि क्या वज़ीर आज़म ने अपने मेरिट और कारकर्दगी के नारे पर यू टर्न ले लिया है, क्योंकि जिनकी कारकर्दगी की वो तारीफ़ें करते थे उन्हें वज़ीर आला की कारकर्दगी पर सवाल उठाने पर निकाल दिया। अब क्या वज़ीर आज़म उन्हें खैबर पख्तूनख्वा काबीना से निकालने पर भी यू टर्न लेंगे? जियो न्यूज़ के मुताबिक आतिफ खान और शहराम तराकई ने अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात से वज़ीर आज़म को आगाह किया, और मुलाकात के दौरान आतिफ खान और शहराम तराकई ने कहा कि वज़ीर आज़म जो जिम्मेदारी देंगे कबूल होगी। वज़ीर आज़म हाउस से जारी होने वाले बयान के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म ने आतिफ खान और शहराम तराकई और शकील खान को अचानक खैबर पख्तूनख्वा काबीना से निकाल दिया था। इन वज़रा से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की कारकर्दगी पर सवाल उठाने पर उन्हें निकाला गया। उन्होंने करप्शन की बात की तो इनके खिलाफ एक्शन हुआ। वो वज़रा जो वज़ीर आला की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे थे, तहरीक इंसाफ उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान की इनकी तारीफ़ें क्या करते थे, उनकी कामयाबी का उन्हें क्रेडिट दिया करते थे। एक है शहराम खान। शहराम ने ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने वो काम किया है जो अभी तक कोई पिछले 40 साल में नहीं कर सका। पहली दफ़ा केपी में लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से सरकारी हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की कारकर्दगी की तारीफ़ कर रहे थे, आवाम को बता रहे थे, और फिर इन वज़रा ने जब वज़ीर आला की कारकर्दगी पर सवाल उठाया तो वज़ीर आज़म ने इन्हें निकाल दिया। और यही नहीं, कुछ दिन पहले तक वज़ीर आज़म इमरान खान इन वज़रा की कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा मुतमईन थे। 2 दिन पहले आतिफ खान ने ARY के प्रोग्राम में कहा कि 28 दिसंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि सेहत की वजारत का बुरा हाल है, शहराम को कहो कि ये वजारत संभाल ले। आतिफ खान ने 28 दिसंबर के हवाले से दावा किया। इस हवाले से अहम बात यह है कि 5 जनवरी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शहराम तराकई को सेहत का चार्ज दे भी दिया, और फिर उसके 20 दिन बाद उन्हें निकाल दिया गया, और अब हटाने के बाद दोबारा लगाने की खबरें सामने आ रही हैं। इन दोनों की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में क्या बात हुई है, अंदर की कहानी क्या है, प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल से इस हवाले से हम पूछेंगे। शहजाद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। शहजाद, क्या अंदर की कहानी है, क्या वज़ीर आज़म ने फैसला किया, क्या बातें हुई हैं? जी शहजाद, क्या अंदर की कहानी है, क्या वज़ीर आज़म की इनसे बात हुई है? जी शाहजेब, आज ये 45 मिनट की मुलाकात हुई है आतिफ खान और शहराम तराकई की वज़ीर आज़म इमरान खान से। इनिशियली तो वज़ीर आज़म का ये शिकवा था कि आप MPS से मुलाकातें कर रहे हैं, आप साजिश कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और CM महमूद खान के खिलाफ, जिस पर आतिफ खान और शहराम तराकई ने जो है वो अपनी पोजीशन को वाज़ेह किया। उन्होंने बताया कि हमारे पास जो इशूज़ है खैबर पख्तूनख्वा में या CM महमूद खान से जो हमें इश्यूज हैं उस पर हम मुसलसल बात करते रहे, आपको भी हम आगाह करते रहे, और यही बातें हम MPS के साथ मीटिंग्स में कर रहे थे। लेकिन हरगिज हमने कोई साजिश नहीं की, ना तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ, ना CM महमूद खान को हटाने के लिए। तो उन्होंने अपनी पूरी पोजीशन को वाज़ेह किया, जिस पर इमरान खान ने उनसे ये कहा कि मुझे जो पिक्चर बताई गई थी, मुझे जो पूरा मौक़िफ़ बताया गया था, जो सिनेरियो मेरे सामने रखा गया था, वो इससे बरक्स है। इस बात को तस्लीम किया इमरान खान ने। तो ये आज सारी मुलाकात में बातें हुई हैं। आतिफ खान ने अपनी पिक्चर को क्लियर किया, अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनको सामने रखा, और उन्होंने पूरा ये तफसील से मगर शहजाद, ये वज़ीर आज़म ने कह दिया कि मुझे जो पिक्चर दिखाई गई थी, इतने करीबी लोग हैं, पार्टी में इतने सीनियर हैं, किसी ने कुछ बताया, वज़ीर आज़म ने सुना, इन दोनों को हटा दिया, इनका वर्जन भी नहीं मालूम किया। ये वज़ीर आज़म के अपने ऊपर किस तरह रिफ्लेक्ट करता है? एक लीडर हैं वो, वज़ीर आज़म है मुल्क के, जिसने जो बताया, इतने सीनियर रहनुमाओं को जिनकी कारकर्दगी की तारीफ़ें हम आपको बता रहे थे, एक बगैर सुने निकाल दिया।
देखिए, ये बात मेरे ख्याल से आपने भी जरूर सुनी होगी वजीर आजम इमरान खान के बारे में कि वो बड़े कच्चे खान के, उनको कौन आके बात बताता है तो उस पर फौरी अमल करके फौरन रिएक्ट भी कर देते हैं, जो इस सिचुएशन में भी उन्होंने किया। एक सीनियर वजीर आतिफ खान और शरम तरकई, इन दोनों की जो कारकर्दगी है उस पर वजीर आजम खुद भी बड़ी तारीफ करते रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात के बाद एक तो मैं आपको ये बता दूं कि आज जो है हमने जब अपने जराये से भी पता किया इस मुलाकात के हवाले से, तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि जल्द जो है इन दोनों लोगों की काबीना में वापसी भी होगी। आज तो इमरान खान ने इनको ये कहा है कि आप अब अपना काम करें, जो भी आपको जिम्मेदारी दी जाएगी वो आप करें, जिस पे इन दोनों ने रजामंदी का इजहार भी किया है। इमरान खान ने इनको कोई टाइमलाइन नहीं बताई कि कब आपकी काबीना में वापसी होगी, लेकिन जो हमारी जराये से बात हुई है तो ये जल्द एक्सपेक्टेड है कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे इनकी वापसी होगी। अब जो आपका सवाल है कि जो ये वजीर आजम ने रिएक्ट किया, फौरी तौर पर इनको निकाल दिया, किसी का वर्जन भी नहीं सुना, ये मामला देखिए, आज वजीर आजम से तो इन्होंने अपनी जो स्टोरी है वो उनको बता दी है, लेकिन आगे ये मामला बड़ा पेचीदा है। क्योंकि देखिए, उस दिन जो मुलाकात हुई थी सीएम महमूद खान की परवेज खटक की, जिसमें उन्होंने इमरान खान को ब्रीफ किया और उसके बाद ये फैसला लिया गया। आज अपनी स्टोरी आतिफ खान ने सुनाई है। तो जो मामला आतिफ खान के दरमियान और महमूद खान के दरमियान है, ये आतिफ खान और परवेज खटक के दरमियान एक अरसे से चलता हुआ है, वो मसला अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। अगर ये काबीना में आते हैं तो जो एक मिसट्रस्ट है दोनों के दरमियान, जो गवर्नेंस के इश्यूज है, वो तो अभी रिजॉल्व नहीं हुए। मगर एक बड़ी अहम बात है शादेब, यहाँ पे अहम बात यह है कि अगर आज वजीर आजम ने आतिफ खान और शहराम तरकई की स्टोरी को दुरुस्त माना है, तो क्या वो किसी किस्म का एक्शन लेंगे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने वजीर आजम के कान भरे इस हवाले से कि आपकी हुकूमत के खिलाफ, आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक साजिश हो रही है? ये तो वजीर आजम को वाजे करना पड़ेगा अपनी पोजीशन। दोनों दुरुस्त नहीं हो सकते। अगर साजिश की है तो फिर आतिफ खान और शहराम तरकई की वापसी नहीं होगी। मगर आपके किसी ने कान भरे हैं तो उनको फिर ऑब्वियसली इसका खमियाजा भुगतना चाहिए। मगर ये अहम बात है। मगर क्या आपको लगता है, जो आपके जराये बता रहे हैं, कि वाकई शहराम तरकई को और आतिफ खान को वजारत मिल भी जाएगी अगर वजीर आजम ने उनसे कोई मस्बत बात कर दी है? क्योंकि वजीर आजम कराची आए थे, वजीर आला सिंध को बता के गए थे कि आईजी बदल दिया जाएगा, वापस गए, काबीना के इजलास में इत्तेहादियों ने और कराची से ताल्लुक रखने वाले वज़रा ने सवाल उठाया, तो जो वजीर आला सिंध से कह के गए थे उससे मुकर गए हैं। तो ये जो आज उनसे कहा इस पर यूटर्न ना हो जाए, तारीफ लेके यूटर्न लेके उनको हटा दिया था, अभी उनसे कहा है और फिर कुछ और ना हो जाए किसी और की बात सुन के। देखिए, जिस किस्म के फैसले पार्टी में इस वक्त हो रहे हैं, और वो चाहे पार्टी के मामलात हो या गवर्नेंस को लेकर, उसमें यू टर्न तो किसी वक्त भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आपने इतनी तफसील से स्टोरीज की हैं गंदुम की एक्सपोर्ट के हवाले से, कि पहले एक्सपोर्ट किया बाद में इंपोर्ट किया, तो ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता शाहजेब कि आज जो फैसला हुआ है वो फैसले पर अटल रहेंगे या फैसला वो तब्दील हो जाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस किस्म के फैसला, क्योंकि आतिफ खान से मुलाकात ही नहीं की थी वजीर आजम ने, आतिफ खान ने जो है उनके जो करीबी जराये थे वो बता रहे थे कि आतिफ खान को बाकायदा वजीर आजम ने डेवोस वापसी में कहा था कि मैं आपसे मुलाकात करूंगा। लेकिन जो परवेज खटक की मुलाकात हुई, सीएम महमूद खान की मुलाकात की, उसके बाद आतिफ खान से उन्होंने मिलना गवारा नहीं समझा और ये फैसला ले लिया। अब आप देख लीजिए, असद उमर भी इसी काबीना का हिस्सा थे, उनसे फाइनेंस मिनिस्ट्री वापस ली गई। उस वक्त असद उमर ने एक्सेप्ट नहीं किया मैं कोई और वजारत लूंगा, लेकिन बाद में आपने देखा कि उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। एक अहम प्लानिंग की वजारत उनको दोबारा दी गई। फयाजुल हसन चौहान, उनको एक बयान की वजह से निकाला गया था पंजाब की काबीना से, दोबारा उनको उसी पोजीशन पे वो लेकर आ गए हैं। तो ये आपको पता है, बेहतर आप मुझसे भी जानते हैं कि गवर्नेंस के हवाले से हो या पार्टी के मामलात हो, उन पे किस किस्म के फैसले होते हैं और फैसले तब्दील भी हो जाते हैं। बट एज ऑफ नाउ हमारे जराये ये बताते हैं कि इनकी फौरी तौर पे तो नहीं, लेकिन इनकी वापसी काबीना में जरूर होगी। आज इमरान खान ने अलबत्ता इनको बताया है कि आप अपना काम करते रहें और अपने तरीके से। बहुत शुक्रिया। शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक तरफ ये अहम डेवलपमेंट हुई है, दूसरी तरफ हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर तासुर दिया है कि वो गंदुम और चीनी के बहरान को लेकर संजीदा है। कम से कम तासुर हुकूमत ये दे रही है। आज वज़ीर आज़म की तरफ से ये भी बयान सामने आया कि गंदुम की जो कीमतें बढ़ी हैं, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो, आइंदा के लिए बाकायदा प्लानिंग होनी चाहिए। तो सवाल उठ रहा है कि 17 महीने की हुकूमत में प्लानिंग क्यों नहीं हुई, माफियाओं पर क्यों डाल दिया जाता है। फिर आज मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ में जो चीनी की कीमतें हैं, इस हवाले से भी इजलास हुआ। तमाम सूबों को लिखा गया है कि कीमतें क्यों बढ़ी हैं, इस हवाले से बताया जाए। साथ ही ये भी देखा गया कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में जो चीनी की कीमत है वो तकरीबन 49 रुपये फ़ी किलो है। पाकिस्तान में इतनी महंगी है, आगे भी बढ़ सकती है। क्या आज इस हवाले से मालूमात है? ज़ाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद है। ज़ाहिद, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिद, क्या फाइनली हुकूमत को एहसास हुआ है कि बहुत बड़ा स्कैंडल बन रहा है उनके लिए और इसको तहकीकात करना बड़ा लाजमी है? सूबे के वज़रा आला को तो लिख दिया उन्होंने।
बिल्कुल शाहजेब, ऐसा ही है। वफाकी हुकूमत को इस चीज़ का एहसास हुआ है कि चीनी की गैर मामूली कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने एक अहम इजलास बुलाया था शुगर बोर्ड का, जो कि कल अहम मीटिंग हुई थी, जिसमें तमाम जो स्टेक होल्डर थे उनको बुलाया गया था। चारे जो सूबे थे उनके केन कमिश्नर्स भी आए थे। उन्होंने एक ब्रीफिंग दी थी कि कीमतें चीनी की इतनी बड़ी तेज़ी से क्यों बढ़ी हैं गुज़श्ता 2 महीने में। उसमें 3 बड़ी अहम बातें हैं शाहजेब जो सामने रखी गई हैं इस बोर्ड मीटिंग में, और यही एक वजह थी कि कल ही मीटिंग के फ़ौरन बाद ही चारों सूबों को लिख दिया गया था कि वो इस बात की वफाक को बताएं कि कीमतें इतनी बड़ी तेज़ी से क्यों बढ़ी हैं, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में कीमतें जो थी वो 72 से 71 रुपए चीनी की पर केजी थी, और उसके बाद अब तो खैबर पख्तूनख्वा में 80 से 85 रुपए हैं। तो इस तरह गैर मामूली इजाफा हुआ है। इसकी वजूहात बताई जाएं। और दूसरी बड़ी अहम बात ये बताई गई है कि इस साल का जो सीज़न है उसमें 5.3 मिलियन मेट्रिक टन शुगर पाकिस्तान प्रोड्यूस करेगा, ये एक तवक्को की जा रही है। और इस तरह प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो पाकिस्तान में है वो बहुत करीब आ रही हैं। यही एक वजह है कि जुलाई इस साल का और अगस्त और सितंबर 3 अहम महीने होंगे जिसमें शुगर की कीमतें ना सिर्फ बढ़ सकती हैं बल्कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का उन्होंने सिफारिशात भी मांगी हैं सूबों से कि क्योंकि ये बहुत ही करीब हैं। यही एक वजह है कि ये एक क्राइसिस पैदा हो सकता है। और एक बात और भी सामने रखी गई थी। तमाम स्टेक होल्डर थे जिसमें ऑल पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के लोग थे, ग्रोवर भी थे, और चारों सूबों के जो केन कमिश्नर्स हैं उन्होंने अपनी तमाम सिफारिशात रखी थी। उसमें एक बात ये भी बताई गई थी शाहजेब के पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान और वफाक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का फैसला करती है, कुछ शुगर मिल मालिकान ने अपने उस वादे की परवाह नहीं की है जो कि हुकूमत के साथ किया गया था। हुकूमत से उन्होंने पहले सब्सिडी मांगी थी, हुकूमत ने इनकार कर दिया, और सब्सिडी में ये बताया गया था कि अगर वो सब्सिडी लेना चाहेंगे तो 5% से ज़्यादा शुगर जो चीनी है उसकी कीमतों में इजाफा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ये इजाफा क्योंकि 50% से ज़्यादा हो गया है, ये बात सामने आई है कि तकरीबन 2 लाख मैट्रिक टन शुगर जो है वो दरामद की गई है, जो कि खिलाफ वर्जी की गई है उस वादे की जो कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में और इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में शुगर मिल मालिकान ने हुकूमत से किया था। तो ये एक बात सामने आई, और साथ ही कुछ ऐसी हुकूमत की तरफ से, प्रोडक्शन मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात सामने रखी गई थी कि फोरेंसिक ऑडिट भी कराया जाना चाहिए कि शुगर प्रोडक्शन की कास्ट जो है वो तो बहुत कम है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो उन्होंने सामने से अदादो शुमार रखे हैं वो तो 49 रुपए पर केजी कीमत तकरीबन बनती है, 49 से रख के 58 रुपए के करीब, जो कि बहुत कम है। अगर पाकिस्तान शुगर मंगवाता है बाहर से तो इंटरनेशनल मार्केट में ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हमें तहरीरी तौर पर बताया है कि 45 रुपए के करीब आवाम तक शुगर वो पहुंचा सकते हैं पर केजी। बहुत शुक्रिया। 45 से 50 रुपए तक अगर शुगर पहुंचाई जा सकती है दरामद कर तो अब देखना होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब गंदम की दरामद का फैसला ले सकते हैं, गंदम की दरामद पर ड्यूटीज खत्म कर सकते हैं, कपास की जो एक्सपोर्ट करना चाहे करे, जो दरामद करना चाहे करे, क्या चीनी की दरामद जिसके ऊपर ड्यूटीज लगा दी जाती हैं ताकि शुगर माफिया के जो मफादात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हो सके, वो करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर चीनी का बहरान एक दफ़ा फिर पैदा होने देंगे। चीनी बरामद पर सब्सिडी ले लेता है शुगर मिल ओनर्स, दरामद पर पाबंदियां लगवा देते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं। अब देखते हैं कि दरामद का फैसला होगा नहीं होगा। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, क्या बाकायदा तौर पर अब तहरीक इंसाफ में ये फीलिंग है कि ये तो अब हमारे लिए स्कैंडल बनते जा रहे हैं, ये माफियाओं पर और मीडियाओं पर नहीं डाला जा सकता, ये तो माफिया पार्टी के अंदर हैं जिसके ऊपर एक हमारे लिए कीमतों के बहरान के स्कैंडल बार बार बन रहे हैं, और ये हमें मुसीबत पार्टी के लिए खड़ी करेगा? देखें शाहजेब साहब, हकीकत पसंदाना अगर बात करें तो वो ये है कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था तो इसी तरीके से जब चीनी की कीमत बढ़ती थी और एक शुगर माफिया जो है वो एक्टिव हो जाता था और लोग शोर मचाते थे, और जब उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ साहब शुगर माफिया पे जब हाथ डालने की कोशिश करते थे और उस वक्त के जो नैब के चेयरमैन थे वो भी एक्टिव हो जाते थे, तो कहीं ना कहीं से उस शुगर माफिया को बचा लिया जाता था। फिर उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो वो इसी तरीके से ये सारे लोग जो हैं ये एक दूसरे के इंटरेस्ट को वॉच करते थे। फिर मुस्लिम लीग नून का दौर आया तो यही तरीका था। मीडिया जब भी कहता था चीनी की कीमत महंगी होगी, आटा महंगा हो गया, कहते थे जनाब
कि ये मीडिया जो है ये हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, ये पीटीआई के साथ मिला हुआ है। अब पीटीआई की हुकूमत आ गई है, तो अब जब मीडिया ये बात करता है जी कि चीनी महंगी होगी, आटा महंगा हो गया और कुछ माफिया जो हैं वो उन्होंने बुरहान पैदा कर दिया, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जो मिडिया है ये भी एक माफिया है, अखबारात में माफिया के लोग बैठे हुए हैं। तो ये अभी से नहीं, बड़े अरसे से, जब से मैंने जर्नलिज्म शुरू किया है तो हम यही देख रहे हैं कि दो मामलात ऐसे हैं कि जब भी इस पर मीडिया शोर मचाता है, एक चीनी का मामला है और एक ये गंदम का बहरान है। ये हर दूसरे तीसरे साल ये बहरान पैदा होता है और कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और ये लोग बच जाते हैं। तो इनका एक कार्टल है और ये कार्टल हर हुकूमत में होता है, हर ऑपोजिशन में होता है। अब आप देखें ना कि ये जो शुगर माफिया है तो ये सिर्फ हुकूमत में तो नहीं बैठा हुआ ना, इसके तो लोग ऑपोजिशन में भी हैं, तो ये एक दूसरे को रेस्क्यू करते हैं। तो अब वज़ीर आज़म साहब जिन माफियाज का जिक्र करते हैं तो वो माफियाज जो हैं यकीनन उसके नुमाइंदे हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन में भी बैठे हुए हैं। और अब फाइनली वज़ीर आज़म साहब ने ये कह दिया जनाब कि इस पर आप कोई तवज्जो दें। तो मेरी इतला ये है कि वज़ीर आज़म साहब को कम से कम 2 वज़रा जो हैं उन्होंने गंदम के बहरान पर अपनी उन्होंने मुख्तलिफ जो महकमों से इंफॉर्मेशन हासिल की है, तो उन्होंने ये बताया है कि जनाब इसमें कुछ लोग जो हैं वो हुकूमत के अंदर से ही, कुछ इदारों के अंदर से ही हैं जिन्होंने ये सारा बहरान पैदा किया है। इंपोर्ट भी गलत करवाई इन्होंने, एक्सपोर्ट भी गलत करवाई। पहले पिछले साल अक्टूबर में जो गंदम एक्सपोर्ट हुई थी वो भी गलत थी और अब जो इंपोर्ट का फैसला किया गया ये भी गलत है। और चीनी का मामला भी ऐसे ही है। और हो सकता है कि चीनी के बहरान के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हो, लेकिन जो कीमतों में इजाफा है ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि इसको आप 1-1.5 हफ्ते में कम करें। अगर कम नहीं आएगा तो फिर तो उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत में शामिल हैं और उनका शुगर की इंडस्ट्री के साथ गहरा ताल्लुक़ है, यही लोग नवाज शरीफ की हुकूमत में भी अगर ऑपोजिशन में थे तो इनके पास इतनी ताकत थी कि ये चीज़ों को मैनिपुलेट करते थे। और यही लोग उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में और उससे पहले मुशर्रफ के दौर में ये लोग हमेशा ताकतवर हैं, ये हुकूमतों को अपनी उंगलियों पे नचाते हैं। कोई भी वज़ीर आज़म हो, ख्वाह शौकत अजीज़ हो, ख्वाह यूसुफ रज़ा गिलानी हो, ख्वाह वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, वो समझता है मैं बड़ा बाख्तियार हूँ, मैं अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हूँ। लेकिन दरअसल वो वज़ीर आज़म जो है वो मुख्तलिफ लोगों की उंगलियों पर नाच रहा होता है और वो जो लोग नचाने वाले हैं उसमें एक शुगर माफिया भी है। अच्छा, मगर इस बात का इदराक है कि ज़ाहिर है पहले एक बहुत बड़ा स्कैंडल 100 रुपये की कीमतें क्रॉस हुई थी, तो जनरल मुशर्रफ का दौर था। उस वक्त जो लोग काबीना में थे या इत्तेहादी थे वो खान साहब के दोस्त हैं या फिर काबीना में हैं या फिर इत्तेहादी हैं। जहांगीर तरीन साहब का नाम तो अब अपोजिशन नून लीग खुलकर ले रही है कि उनके हवाले से और उनका बड़ा किरदार है। तो खान साहब को एहसास है कि वो हर जगह कहते हैं मेरी बड़ी शफाफ हुकूमत है, मगर ये जो स्कैंडल है ये उनकी हुकूमत का स्कैंडल बन सकता है कि लोग किस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। वो लोग जो किसी ना किसी तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता रहे, तहरीक इंसाफ को फाइनेंस करते है, उसके मामला देखते हैं और अभी भी देख रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक जगह पे मौजूद था और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3-4 सीनियर लोग जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं, वो इस मामले पे बात कर रहे थे और वो थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ दिल गिरफ्ता थे और उनका दिल टूटा हुआ था और वो ये समझ रहे थे कि जनाब हमें बहुत सी चीज़ों का पता है कि ये चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, मसाइल कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ आज की अपोजिशन के लोग भी मौजूद थे। तो एक जो वज़ीर साहब थे उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा देखे ना ये लोग तो कम से कम बोले ना, ये भी नहीं बोलते इस तरह के मामलात पे। तो शाहजेब साहब, असल बात यह है कि अपोजिशन जो है वो अपोजिशन नहीं कर रही, हुकूमत जो है वो हुकूमत नहीं कर रही। मुख्तलिफ माफियाज के हाथों में खेल रहे हैं, अपनी सियासी मसलतों का शिकार हैं। और जब से ये इत्तेहादियों ने कुछ नाराज़गी ज़ाहिर की है और इमरान खान साहब के अपनी पार्टी के कुछ जो अरकान हैं उन्होंने नाराज़गियाँ ज़ाहिर की हैं, तो अब वो लोगों के नखरे भी उठाए जा रहे हैं। अब देखें ना, जो सिंध में आईजी की तब्दीली का जो मामला है वो जीडीए के कहने पे तब्दील हो गया। तो इसी तरह ये जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, शुगर का और गंदम का बहरान पैदा करने वाले लोग, ये हुकूमत में भी हैं, अपोजिशन में भी हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं होगी कि अगर अपोजिशन वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी
तो फिर हुकूमत वाला जो बंदा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये हमारी हुकूमतें पहले भी सियासी मसलतों का शिकार रही हैं, इस वक्त भी शिकार हैं, लेकिन आखिरकार कभी ना कभी तो इनको कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो किरदार हैं सारे, ये 2005 2006 से लेके और आज 2020 तक ये 15-16 साल हो गए हैं। आप नैब की फाइलों में देख लें, यही लोग हैं, और ये कभी हुकूमत में होते हैं, कभी अपोजिशन में होते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो कभी ना कभी किसी ना किसी को तो इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर ये जो हुक्मरान है इनकी क्रेडिबिलिटी पे पहले ही बहुत सवालात उठाए जाते हैं, फिर ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं, हमेशा से जाहिर है माफिया एक दूसरे को सेफगार्ड करते रहे हैं। खान साहब कहते हैं मैं माफियाओं से लड़ूंगा, उनके अपने ऊपर सवाल उठ रहा है कि उनकी हुकूमत में ये माफिया और ज़्यादा स्ट्रांग है, उनके दोस्त हैं, उनके इत्तेहादी हैं, या फिर उनकी काबीना में हैं। तो हमें ब्रेक लेते हैं, एक और आम खबर इस पर बात करेंगे। वो तनाज़ा जिसकी वजह से अरब इसराइल जंगें हुई, 7 दहाइयों तक कशीदगी रही, लाखों अफराद मुतासिर हुए, अब वो तनाज़ा ख़त्म होगा या इसमें मज़ीद शिद्दत आएगी? क्योंकि इस वक्त वो तनाज़ा मुस्लिम उम्मा का एक मुश्तरका तनाज़ा नहीं लग रहा, हालांकि 70 सालों तक ऐसा ही था। बात हो रही है मसला फ़लस्तीन की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अपना मंसूबा पेश कर दिया है, वो मंसूबा जिस पर वो सालों से काम करवा रहे थे, और अब अमरीकी इंतखाबात से कुछ महीने पहले उन्होंने अपने इस नए मंसूबे का ऐलान कर दिया है, जिससे वो खुद डील ऑफ द सेंचुरी यानी सदी का सबसे बड़ा मंसूबा करार दे रहे हैं। मगर फ़लस्तीन ये अमन मंसूबा तस्लीम नहीं कर रहा है। अलबत्ता फ़लस्तीन को अब वो हिमायत हासिल नहीं है जो माजी में रही है। वो अरब मुमालिक जिन्होंने माजी में फ़लस्तीन की वजह से इसराइल से जंगें लड़ी, उनकी खारजा पॉलिसी, इसके अलावा उनकी दाखिली पॉलिसी में अपनी आवाम को भी मुतमईन करने के लिए ये मसला एक बहुत बड़ा मसला था। अब वो खामोश दिखाई दे रहे हैं और उनके अवाम भी खामोश हैं। साथ ही अहम मुस्लिम ममालिक के सफ़ीर व्हाइट हाउस में उस वक्त मौजूद थे जहां अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म इस नए मंसूबे का ऐलान कर रहे थे। यह हैरान कुन है। अब तक सिर्फ तुर्की, ईरान और पाकिस्तान का मुखालिफ रद्द-ए-अमल सामने आया है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमन मंसूबे का ऐलान किया और कहा कि एक आज़ाद रियासत हासिल करने के लिए फ़लस्तीनियों के लिए यह मंसूबा आखिरी मौका साबित हो सकता है। अमेरिका के ऐलान करदा अमन प्लान के मुताबिक यरूशलेम इसराइल का गैर मशरूत और गैर मुनक़सिम दारुल हुकूमत होगा इसराइल का, और मशरिकी यरूशलेम फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बन जाएगा, जहां अमेरिका अपना सिफारत खाना भी खोलेगा। अमेरिका के मुताबिक इस प्लान के तहत फ़लस्तीनियों के पास एक मौका है कि वो मुस्तकबिल में अपनी एक आज़ाद रियासत कायम कर लें। अमेरिका का दावा है कि इस प्लान के तहत किसी फ़लस्तीनी या इसराइल को अपने घरों से बेदखल नहीं किया जाएगा, यानी जिन फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली बस्तियां तामीर कर ली गई हैं, कब्जा कर लिया गया है, उन्हें ख़त्म नहीं किया जाएगा, वो सब इसराइल का हिस्सा तस्वुर किया जाएगा। यह मंसूबा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने तैयार किया है और वो गुज़िश्ता 3 बरस से इस मंसूबे पर काम कर रहे थे। उन्होंने अरब रहनुमाओं से मुलाकातें भी की और इन मुलाकात के समरात नजर भी आए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिर्फ ईरान और तुर्की ने अमेरिका के इस नए मंसूबे की सख्त मजम्मत की है। तुर्क सदर ने अमेरिका के अमन मंसूबे को नाकाबिल कबूल करार दे दिया है और कहा है कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है, यह इसराइल के हवाले करना मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। अमेरिकी सदर के प्लान में फ़लस्तीनियों के हुकूक को नज़रअंदाज किया गया है और इसराइल के कब्जे को जायज़ करार दिया गया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब का इस हवाले से दिलचस्प मौक़िफ़ सामने आया है। आज सऊदी शाह सलमान ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोन पर बातचीत की और कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी कौम के शाना बशाना खड़ा होगा। मसला फ़लस्तीन पर हमारा मौक़िफ़ आज भी वही है जो बानी मुमलिकत शाह अब्दुल अजीज़ के दौर में था। मगर सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक सऊदी अरब ने ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से इसराइल और फ़लस्तीन की तरफ से अमन के क़याम के लिए पेश किए गए प्लान को खुशाइंद करार दिया। कतर ने इस प्लान के तनाज़े को ख़त्म करने के लिए खुशाइंद कोशिश करार दिया। इसी तरह मिस्र ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमरीकी प्लान का एहतियात और तफसील के साथ जायज़ा लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने भी इस प्लान पर रद्द-ए-अमल दिया। दफ्तर ख़ारजा ने अपने बयान में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से मशरिक़ वस्ता के लिए पेश किया गया अमन मंसूबा देखा है। पाकिस्तान 1967 से पहले तयशुदा सरहदों पर मुश्तमिल फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के और आलमी तौर पर तस्लीम शुदा पैरामीटर्स के मुताबिक है। पाकिस्तान मुज़ाकरात और बातचीत के ज़रिए
फ़लस्तीन के मुनसिफाना और देरपा हल की हिमायत जारी रखेगा। कुछ मुसलमान ममालिक इस प्लान को खुश आइंद करार दे रहे हैं, कुछ मजम्मत कर रहे हैं, कुछ ढके छुपे अल्फाज में इसे तस्लीम कर रहे हैं, मगर फ़लस्तीन में एहतजाज हो रहा है और किसी मुस्लिम मुल्क में एहतजाज नहीं हो रहा मगर फ़लस्तीन में हो रहा है। माजी में मुस्लिम ममालिक के सरबराह रिएक्ट करते थे, एहतजाज होते थे, अब फ़लस्तीन में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। फ़लस्तीनी क़यादत की दरख्वास्त पर अरब लीग का इजलास तलब कर लिया गया है, ये इजलास आइंदा हफ्ते होगा। मगर अमरीकी सदर और इस्राईली वज़ीर आज़म खुश हैं। सदर ट्रंप ने इस्राईली वज़ीर आज़म के साथ और बगैर किसी फ़लस्तीनी रहनुमा की मौजूदगी में इस मंसूबे का ऐलान किया। अमरीकी सदर ने इस नए प्लान का ऐलान करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि फ़लस्तीनियों के लिए एक आज़ाद रियासत हासिल करने के लिए ये एक आखिरी मौका है। अमरीका इस मंसूबे को फ़लस्तीन और इसराइल दोनों के लिए फ़ायदेमंद करार दे रहा है, मगर जिस वक्त अमरीकी सदर ये मंसूबा पेश कर रहे थे उस वक्त उनके साथ इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मौजूद थे, मगर फ़लस्तीनी नुमाइंदे नहीं थे। लेकिन अहम मुस्लिम ममालिक के सफ़ीर मौजूद थे, जिनकी मदद का अमरीकी सदर शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दिए। और दूसरी तरफ इस्राईली वज़ीर आज़म ने इस मंसूबे को बड़ी कामयाबी करार दिया और इस मंसूबे से मुतालिक 5 अहम नकात भी उठाए। और जब इस्राईली वज़ीर आज़म नकात को दोहरा रहे थे तो वाज़े तौर पर लग रहा था कि इस मंसूबे से खित्ते में इसराइल का असर व रसूख बढ़ जाएगा। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खुश हैं, पुरजोश हैं। जो ममालिक, जिन मुसलमान ममालिक के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, उनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अमरीका कह रहा है कि इस प्लान से फ़लस्तीनी इलाके दुगने हो जाएंगे, मगर हकीकत यह है कि इस प्लान से इसराइल को अहम मुतनाज़ इलाकों पर इख्तियार हासिल हो गया है, जबकि 1948 के बाद से फ़लस्तीन के पास मौजूद इलाकों में मुसलसल कमी ही आ रही है। 1967 की जंग से पहले जो इलाके फ़लस्तीन के पास मौजूद थे, इस जंग के बाद फ़लस्तीनियों के पास सिर्फ 22% इलाका बचा, बाकी इलाका इसराइल के पास चला गया। फिर इसके बाद अब सूरत हाल ये है कि फ़लस्तीन के पास सिर्फ 15% इलाका बचा है और यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर फ़लस्तीन ने यह मंसूबा तस्लीम ना किया तो इस इलाके से भी महरूम हो जाएगा। तारीख़ी हवाले से मुसलसल फ़लस्तीन का इलाका घटता जा रहा है। फ़लस्तीन का इलाका 400 साल तक खिलाफत उस्मानिया के मातहत रहा। फिर जब खिलाफत उस्मानिया को पहली आलमी जंग में शिकस्त हुई तो फ़लस्तीन मुसलमानों के हाथ से निकल गया। फिर ताकत ने असर दिखाया और जब 1967 में अरब इसराइल जंग में अरब ममालिक को शिकस्त हुई तो फिर इसराइल ने अपना कब्जा मजबूत कर लिया। एक दिलचस्प तारीख है, जिसके पास ताकत रही उसने इस इलाके पर अपना कब्जा रखा। और जब इसराइल का कब्जा शुरू हुआ तो शुरू में इसराइल मुज़ाकरात के लिए तैयार था, थोड़े रकबे के लिए तैयार था, मगर मुसलमान ममालिक नहीं माने। मुसलसल इस हवाले से इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया, जंग भी हुई और अब सूरत हाल ये है कि इसराइल कब्जा करता चला गया और अब फ़लस्तीनियों को थोड़ा सा इलाका मिल रहा है। इसराइल ने बहुत सारे इलाके पर कब्जा कर लिया है। ताकत इस वक्त इसराइल के पास है और अमेरिका की ताकत भी इसराइल के साथ है, इसलिए वही हो रहा है जो इसराइल चाह रहा है। फ़लस्तीन का शहर यरूशलेम दुनिया का वाहिद शहर है जो 3 बड़े मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस है, मुसलमानों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी और यहूदियों के लिए भी। इसलिए तीनों मज़ाहिब की कोशिश रही कि फ़लस्तीन उनके कंट्रोल में रहे। इसके लिए कई जंगें भी हुई जिनमें मजहबी रंग भी गालिब रहा। मुसलमानों के लिए इलाका इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ इस्लाम का तीसरा सबसे मुक़द्दस मकाम मस्जिद अक्सा है, जो क़िबला अव्वल भी है और यही वो मकाम है जहाँ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े मिराज के लिए रवाना हुए। इसी तरह ये शहर ईसाइयों के लिए भी बहुत अहम है क्योंकि उनका अक़ीदा है कि यही वो मकाम है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया था और फिर वो यहीं से आसमान पर उठा लिए गए। और यहूदी ये समझते हैं कि ये वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई और यहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी की। मुसलमान और ईसाई 1000 बरस तक इस शहर पर कंट्रोल की कोशिश करते रहे। कई सलेबी जंगें हुई, कभी मुसलमान इस शहर का कंट्रोल हासिल कर लेते, कभी ईसाई हुक्मरान कामयाब हो जाते। 1517 से पहले भी कई मुसलमान हुक्मरान बैतुल मुक़द्दस पर हुकूमत करते रहे, मगर 1517 से 1917 तक यरूशलेम खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा रहा। तकरीबन 400 साल तक यहाँ उस्मानी मुसलमान हुक्मरान रहे, मगर 11 दिसंबर 1917 को पहली आलमी जंग में सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हुई। मुस्लिम दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत की शिकस्त के बाद फ़लस्तीन का इलाका बरतानिया के पास चला गया। बरतानिया ने 1917 को फ़लस्तीन के मुस्तकबिल के हवाले से एक एलामिया जारी किया जिसने इस खित्ते की सियासी जोग्राफियाई हैसियत को बदल दिया। इस एलामिया को बैलफोर डिक्लेरेशन का नाम दिया गया। इस एलामिया में बरतानिया ने ऐलान किया कि वो यहूदियों के लिए फ़लस्तीनी इलाके में मरकज़ बनाना चाहता है। साथ ही बरतानिया ने यकीन दिलाया कि फ़लस्तीन में रहने वालों के हुकूक मुतासिर नहीं होंगे। फिर फ़लस्तीनी इलाके में यहूदियों की आबादी बढ़ाने के लिए बरतानिया ने 1922 से लेकर 1935 तक मगरबी ममालिक से यहूदियों की हिजरत को यकीनी बनाया और देखते देखते सिर्फ 13 सालों में यहूदियों की फ़लस्तीन में आबादी 10% से 27% तक पहुँच गई। मगर दूसरी आलमी जंग के बाद बरतानिया की ताकत कमज़ोर हुई।
तो वो 1947 में फ़लस्तीनी रियासत से पीछे हट गया और सारी जिम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा पर डाल दी, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने 1947 में फ़लस्तीनी इलाके को तकसीम करने के लिए एक करारदाद मंजूर की और 2 सिफारिशात पेश की कि फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम किया जाएगा। एक रियासत यहूदियों पर मुश्तमिल होगी, दूसरी रियासत में अरब रहेंगे। करारदाद में मजीद कहा गया कि यरूशलम यानी बैतुल मुक़द्दस तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए मुक़द्दस है, इसलिए इस जगह पर आलमी हुकूमत कायम होगी और अक़वाम मुत्तहिदा खुद इसके इंतज़ामी मामला देखेगा। यहूदियों ने इस करारदाद को तस्लीम किया। ये बात याद रहे कि यहूदियों ने इस करारदाद को तस्लीम किया और इसराइल की रियासत 1948 में कायम हो गई, लेकिन उसे किसी भी अरब मुल्क ने तस्लीम नहीं किया। उस दिन से आज तक खित्ते में कशीदगी है, मगर आज जो इसराइल तैयार था इस बात के लिए कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस एक मुश्तरका कैपिटल होगा, अब इसराइल ने पूरा उस पर कब्जा कर लिया। जितना इलाका उस वक्त इसराइल मांग रहा था अरब ममालिक ने नहीं दिया, आज उससे कई ज़्यादा इलाके पर इसराइल ने कब्जा कर लिया और फ़लस्तीनियों को थोड़ी सी जगह देने को तैयार है। इस कशीदगी ने खित्ते को 1949 की जंग में धकेल दिया। इसराइल और अरब ममालिक की इस जंग में अरब ममालिक की सरबराही उर्दन ने की, मगर अरब ममालिक को इस जंग में शिकस्त हुई। लेकिन इस जंग बंदी के बाद भी बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलम का कंट्रोल उर्दन के पास रहा। फिर 18 साल बाद 1967 में अरब ममालिक और इसराइल में एक और जंग हुई जो 6 दिन तक जारी रही। इस जंग ने खित्ते की सियासत को बदल कर रख दिया। इस जंग में ना सिर्फ अरब ममालिक को शिकस्त हुई, बल्कि इसराइल ने शाम, उर्दन और लबनान के कई अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया। यरूशलम का बड़ा हिस्सा इसराइल के पास चला गया। तब से ये शहर इसराइल के पास है। फिर इसके बाद इसराइल ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ अपना कब्जा जमा लिया। एक दफ़ा जब ये बात वाज़ेह हो गई कि इसराइल ज़्यादा ताकतवर है, अरब ममालिक को उसने जंग में हरा दिया, तो फिर वो अपना कब्जा बढ़ाता चला गया, जो ताकत थी उसका इस्तेमाल करता चला गया। अरब ममालिक देखते रह गए। 21 मई 1968 को सलामती काउंसिल ने करारदाद मंजूर की, जिसमें इसराइल के फौजी तसल्लुत को नाकाबिल कबूल करार दिया गया। करारदाद में इसराइल से मुतालबा किया गया कि वो यरूशलेम की हैसियत को तब्दील करने के हवाले से अपने तमाम इक़दामात को मनसूख करे। फिर कई करारदादें मंजूर हुई। 1948 से अब तक खित्ते ने कई जंगें देखी, साथ ही कई बार मुज़ाकरात की मेज़ भी सजी। अमेरिका इस दौरान सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश करता रहा, मगर फिर 1995 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक मुतनाज़े एक्ट मंजूर किया। इसराइल का बहुत ज़्यादा रसूख बढ़ चुका था, तो ये मुतनाज़े एक्ट मंजूर हुआ 1995 में। 8 नवंबर 1995 को अमेरिकी पार्लियामेंट ने यरूशलेम एम्बेसी एक्ट 1995 मंजूर किया और इस एक्ट के मुताबिक अमेरिकी सिफारत खाने को इसराइल के दारुल हुकूमत यरूशलेम मुंतकिल होना चाहिए। एक्ट में मजीद कहा गया कि इसराइल में अमेरिकी सिफारत खाने को 31 मई 1999 से पहले यरूशलेम मुंतकिल करना चाहिए, मगर इस एक्ट में एक शिक भी है, जिसमें अमेरिकी सदर को हक दिया गया कि वो सिक्योरिटी वजूहात पर इस फैसले को 6 महीने के लिए मौखर कर सकते हैं, लेकिन हर 6 माह बाद उस पर नजरसानी करना जरूरी है। इसी शिक को इस्तेमाल करते हुए बिल क्लिंटन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक तमाम सुदूर इस अज़म का इजहार करते रहे कि अमेरिका अपने सिफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल करेगा, लेकिन हर दफ़ा इस फैसले को मौखर किया गया। सबसे पहले बिल क्लिंटन ने इस फैसले को मौखर किया, फिर जॉर्ज बुश, फिर बराक ओबामा। ये इंतखाबी नारा तो ज़रूर रहा, लेकिन किसी ने भी इस पर अमल नहीं किया। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान वादा किया कि वो बैनुल अक़वामी कन्वेंशन को मुस्तरद करते हुए इसराइल में अमेरिकी सिफारत खाने को तल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल करेंगे और सदर मुंतखब होने के पहले ही दिन वो इस हवाले से हुक्म जारी करेंगे। फिर 2017 में अचानक अमेरिकी सदर ने इस फैसले पर अमल कर दिया, जिसके बाद खदशा पैदा हुआ कि 70 साल पुराना तनाज़ा फिर से सर उठा लेगा। मगर हुआ क्या? इस फैसले के बाद मगरबी ममालिक और अरब ममालिक का रद्द-ए-अमल सामने आया। तुर्की ने अमेरिका के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का इंदिया दिया, मगर ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए। जो रद्द-ए-अमल जिसकी तवक्को जाहिर की जा रही थी वो सामने नहीं आया। फिर इसके बाद 2018 में सऊदी वली अहद का ये बयान सामने आया कि इसराइलियों को अपनी सरजमीन का हक हासिल है। अमेरिकी जरीदे दी अटलांटिक को नुमाइंदे ने जब मोहम्मद बिन सलमान से पूछा कि क्या यहूदियों को एक खुद मुख्तार रियासत का हक है, तो मोहम्मद बिन सलमान ने जवाब दिया कि मेरा मानना है कि तमाम लोगों को ये हक हासिल है कि वो पुरअमन रियासत में रहें। मोहम्मद बिन सलमान से पूछा गया कि उन्हें इसराइल के वजूद पर कोई मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं, तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हमारे मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात यरूशलेम में मुक़द्दस मकाम यानी मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के हवाले से हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़े किया था कि उनके मुल्क को यहूदियों से कोई मसला नहीं है। उन्होंने वाज़े किया कि सऊदी अरब में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से आने वाले बहुत से यहूदी मिलेंगे। मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों में कोई मसला नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान ने मुस्तक़बिल में इसराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात का इशारा भी दिया। फिर ये खबरें सामने आई कि सऊदी अरब इसराइल के करीब हो रहा है और वजह ईरान से इख्तलाफ।
सऊदी अरब की फ़िज़ाई हुदूद इसराइल जाने के लिए इस्तेमाल होने की खबरें सामने आई। इसके अलावा दोनों ममालिक में वफूद के भी तबादले की इतलात सामने आ चुकी हैं, मगर दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा रहा है। मगर अब ऐसा लग रहा है, जो इस किस्म का रिस्पॉन्स मुस्लिम दुनिया की तरफ से आया है, कि इस बात को तस्लीम किया जा रहा है मुस्लिम दुनिया की तरफ से कि इस वक्त ताकत इसराइल के साथ है। जिसकी ताकत रही उसका ही रिट रही, और अब इसराइल के पास ताकत है, अमेरिका उसके साथ है। तो माजी में जिस बात के लिए इसराइल कहता था मुस्लिम ममालिक नहीं मानते थे, अब वो थोड़ा सा एरिया इसराइल देने के लिए तैयार है और मुस्लिम ममालिक मानते नज़र आ रहे हैं। फ़लस्तीन के अलावा, तुर्की के अलावा कहीं एहतजाज भी उस तरीके से देखने में नहीं आ रहा। और जाहिर सी बात है, अपने ममालिक में एहतजाज कर ये तारीख से वाज़ह है कि अब इसराइल और अमेरिका पर फ़र्क पड़ेगा नहीं, और जो हुक्मरान हैं उनकी तरफ से वो स्टैंड नहीं लिया जा रहा। तज्ज़ियाकार मुशर्रफ अज़ीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुशर्रफ अज़ीज़ साहब, बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ अज़ीज़ साहब, ज़ाहिर साल हर साल इसराइल मानता नहीं था, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी नहीं मानता था, और वो अमेरिका को अपने साथ एक पेज पर लाता रहा। पहले अरब ममालिक नहीं मान रहे थे, इसराइल छोटा सा एरिया मांग रहा था, और अब 70 साल बाद इसराइल छोटा सा एरिया फ़लस्तीनियों को दे रहा है। अरब ममालिक की तरफ से उस तरीके से आवाज़ नहीं उठ रही है। ये माना जाए कि माइट इज़ राइट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हो रहा है। इस वक्त ताकत इसराइल के पास है तो वो इस्तेमाल कर रहा है, कभी मुसलमानों के पास आई तो मुसलमान इस्तेमाल कर लेंगे। फ़िलहाल यही हल है, और शायद कोई मुसलमान मुल्क ना बोले। कल का जो मजाक जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ एक बहुत ख़तरनाक मजाक जो हुआ है, जिसको डील ऑफ द सेंचुरी ट्रंप साहब कह रहे थे, और जहाँ बड़े अफसोस के साथ हमने ये देखा कि एक भी फ़लस्तीनी शख्स जो है किराए का ही होता, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि कोई फ़लस्तीनी जो है वो शामिल होता उस अमल में। और दूसरा ये कि मिडल ईस्ट के 3 ममालिक के सफ़ीर जो है वो मौजूद थे। मेरा ख़्याल है कि वो टेस्ट कर रहे थे, सफ़ीर से ज़्यादा बड़ी रिप्रेजेंटेशन उन्होंने इसलिए नहीं भेजी कि वो देखना चाहते हैं कि क्या रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन हम देखेंगे, आज भी थोड़ा बहुत देखा गया, लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे किसी तरह से किसी भी मुसलमान मेजॉरिटी मुल्क में बहुत मुश्किल होगा कि अवाम ये मान सके। देखिए, जाबराना चीज़ें तो चल सकती हैं कुछ अरसे के लिए, लेकिन मुकम्मल तौर पे अवाम की जो फीलिंग्स हैं उसके साथ इतना ज़्यादा नहीं खेला जा सकता कि ये डील है ही नहीं, एक अपार्टाइड है, उसको मान लिया जाए। वैसे मगर कर क्या सकते हैं? अपने अपने ममालिक में अगर एहतजाज कर लेंगे उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और माजी में भी यही हुआ है। तो क्या मुआशी तौर पर ताकतवर अगर मुसलमान कभी होते हैं इनके मुकाबले में, तब हो सकता है मुसलमान ममालिक, या अभी कुछ हो सकता है आपके ख्याल में? शाहजेब, मेरा जो सियासी अवेयरनेस आप कह लें, या जो ख़बरों को देखने का जो अमल है, वो लेट 80s में शुरू हुआ। 1996 से लेके अब तक जो ओस्लो पीस अकॉर्ड था, उस वक्त से लेके अब तक कोई अरब ममालिक में से एक भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम ये कह सकें कि उसने आज तक बड़ा रेजिस्ट किया हो इसराइल को, और आज जाके जो है हथियार जो है वो डाले गए हैं। ये एक तसलसल के साथ इसमें सिर्फ अरब ममालिक की जिम्मेदारी नहीं, मैं समझता हूँ ये जिम्मेदारी इंडोनेशिया से लेके और मराकश तक है। दुनिया के सारे मुसलमान मेजॉरिटी मुल्क जो हैं उनकी जिम्मेदारी है, और एक मोरल जिम्मेदारी है यूरोप के तमाम ममालिक पे, साउथ अमेरिका के तमाम ममालिक पे, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पे, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो ये एक इंसानी हुकूक का जो है मसला है, और उसके बाद ये एक मुसलमानों का मसला है। लेकिन दोनों फ्रंट्स पे जो है फ़लस्तीनियों ने जो रेजिस्ट किया है वो बज़ाते खुद किया है, और सारे का सारा क्रेडिट अगर मैक्सिमम किसी और मुल्क को जा सकता है तो थोड़ा बहुत हम लबनान और शाम और उर्दन के जो लोग हैं उनको खराज तहसीन इसलिए पेश कर सकते हैं क्योंकि इजराइल की हरकतों का जो खुमियाजा भुगतना पड़ा है वो उन ममालिक के जो रहने वाले उनको भुगतना पड़ा है। लेकिन 99% जो क्रेडिट जाता है वो फ़लस्तीन के जो लोग हैं उन्हीं को जाता है, और आने वाले दिनों में जो रेजिस्टेंस भी होगी और जो मुकम्मल तौर पे इसको रिजेक्ट किया जाएगा उसके ज़िम्मेदार और वो सारा जो लोड है वो भी फ़लस्तीनियों के कंधे पे ही हम देखेंगे कि वो खुद इसको उठाएंगे, क्योंकि दुनिया इस्लाम जहाँ मुसलमानों की जो है मेजॉरिटी है वो 60 के करीब ममालिक हैं इस तरह, उनमें से कोई भी ऐसा मुल्क इस वक्त इस काबिल नहीं है कि वो किसी सियासी या इकोनॉमिक प्रेशर या दबाव जो है वो डालने के काबिल हो इजराइल पे।
और सब देखते हैं कि अब क्या किस किस्म का रिस्पांस दुनिया की तरफ से आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुशर्रफ अजीज साहब इस हवाले से। शाहजेब, अगर आप इजाज़त दें, जी मैं एक बात जो है वो कहना चाह रहा था। मैं आपको अप्रिशिएट करना चाह रहा था कि जिस तरह से आपने एक बहुत बड़े माफिया को टेक ऑन करने की कोशिश की है पिछले चंद दिनों में, उसके लिए मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह आप आवाज़ बुलंद कर रहे हैं सच की और आवाम के जो इंटरेस्ट हैं उनकी, इसी तरह दीगर जो इस मुल्क में नौजवान हैं वो आपसे ये सबक सीख के औरों से जो इस तरह कर रहे हैं, जिनकी आवाज़ शायद टीवी तक नहीं पहुंच पाती, उन सबको देख के आवाम को तक़वियत मिलेगी कि ये जो जाबराना अमल है, माफियाज़ का जो दौर है, ये बिल्कुल अनचैलेंज जो है वो नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखते हैं दुनिया किस तरीके से इस फ़लस्तीन के मसले पर रिस्पॉन्ड करती है। अभी तक तसल्ली बख्श रिस्पॉन्स नहीं आया। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।